गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। स्टूडेंट्स, हम आज निर्धनता एक चुनौती का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले इनके बारे में पढ़ा, निर्धनता है क्या, इसका क्राइटेरिया क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता में अंतर क्या है, और उसके बाद में हमने सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धनता है उसके बारे में अध्ययन का। सामाजिक अपवर्जन क्या है, असुरक्षा क्या है, ठीक है, निर्धनता रेखा कहाँ तक सीमित है, ये पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम निर्धनता के अनुमान के बारे में पढ़ेंगे। निर्धनता के बारे में अनुमान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको तो 3.1 चित्र में दिखाया गया था, स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 1993-94 के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता 50.1% थी, शहरी क्षेत्र में 31.8% थी। कब? 1993-94 के अंदर। अब क्या है, 2004-05 के अंदर शहरी ग्रामीण क्षेत्र में 41.8% और शहरी क्षेत्र में 25.7%। उसके बाद में है 2011-12 के अंदर 2011-12 के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% है और शहरी क्षेत्र में 13.7% है। इसका मतलब ये सीधा सा है कि निर्धनता है धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार कुछ ऐसे योजनाएं लेकर आते हैं जिसके कारण से हर एक गरीब व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। भारत में निर्धनता अनुपात में प्रतिवर्ष यानी 1993 से लेकर लगभग 45% से और 2004-05 में 37.2% तथा महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 के निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर गया, 21.9% आ गया। यदि ये प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे के लोग की संख्या 21.9% भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों यानी 1973 और 1993 के बीच में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या क्या है, 2004-05 में 407.1 मिलियन से गिरकर 269.3 मिलियन रह गई। 2011-12 के अंदर औसत गिरावट 2.2% रही और 2005 से 2011-12 में बीच में हुई 2.2% की गिरावट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं निर्धनता में प्रति वर्ष गिरावट आती रहती है। अब चलते हैं, हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत के में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में से एक समान नहीं है। देखो, निर्धनता से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्ग में से एक समान नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है। कारण अनेक है, लेकिन फिर इसके बारे में हम असुरक्षित समूह के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये मुद्दा सबसे पहले उभर कर आता है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, जो क्या सामाजिक समूह है, समाज के अंदर समूह है जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। कौन कौन से? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आदिवासी लोग और अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसी कारण में हम इसके बारे में पढ़ें या इसके बारे में अध्ययन करें तो हमें प्राप्त होता है कि आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार, जिनको निम्नलिखित आरेख 3.1 इन समूह में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये निर्धन लोग कितने, उनका प्रतिशत दिखाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे लोग का औसत भारत में सभी समूह के लिए 26 है। जितने भी समूह सबके लिए कितने,
औसत समूह 26 है सॉरी। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। यानी 51% लोग हैं अपनी मूल आवश्यकताएं उसको पूरा नहीं कर पाते। इसका मतलब वहाँ और भी ज़्यादा निर्धनता पाई जाती है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे है। अब देखो इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे है। लगभग 50% भूमिहीन कृषक, कृषि श्रमिक और 43% अनुसूचित जाति की निर्धन है। कैसे देखिए, इन्होंने बताया लगभग 50% भूमिहीन जो कृषि श्रमिक है वो क्या है, निर्धनता रेखा नीचे गुजर रहे हैं। 43% अनुसूचित जातियाँ निर्धन रेखा है उससे नीचे गुजर रही हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप में सुविधा वंचित सामाजिक समूह का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी, जो नियमित दिहाड़ी नहीं करता हो, श्रमिक होना उसकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये सामाजिक रूप से सुविधा वंचित हैं, इनको सुविधा इतनी नहीं मिल रही, जिसके कारण से कुछ उनमें से भूमिहीन अनियत दिहाड़ी, जो भूमिहीन है और प्रतिदिन जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती, उनकी दोहरी असुविधा है उसकी समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। यानी दोहरी उसकी असुविधा मानी जाती है, क्योंकि ये एक समस्या एक ऐसी है, इन्हें निर्धनता इतनी बड़ी समस्या है जिसके कारण से व्यक्ति विशेष, समाज और एक परिवार उभर कर सामने नहीं आ सकता, यानी उभर कर निर्धनता रेखा से बाहर नहीं जा रहा। इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग क्या अपनी आवश्यकता की सामग्री है उसको भी नहीं जुटा पाते। मजदूरी करने वाला, एक दिहाड़ी करने वाला एक श्रमिक होता है, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार से अपने परिवार के संचालन करता है, ये सारी की सारी उसे असुविधा जो संगत है उसको अंदर घेरे रखती है। हाल ही के कुछ वर्षों में या अध्ययन में दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवार को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित जो मजदूर परिवार है उसमें निर्धनता में कमी आई है। यानी केवल आदिवासियों को छोड़ करके अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषक, श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार में भी आय असमानता है। इन सामाजिक समूह की बात करें तो परिवार में भी आय के असमानता पाई जाती है। निर्धन परिवार में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निर्धन लोग हैं उनको हर एक जो कठिनाई है उसका सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं और कुछ क्या लेते हैं कि दूसरे की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हैं। एक जो गरीब और निर्धन लोग होते हैं ना, उनमें इंसानियत बसती है। वो वास्तव में इंसानियत की श्रेणी के होते हैं और इंसानियत उसमें बसती है। वो एक दूसरे की सहायता करके बहुत खुश होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की सहायता करके बहुत खुश होते हैं। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। महिला, वृद्ध लोग, ठीक है, और बच्चों को भी अव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधन तक पहुंचने वंचित किया जा सकता है। यानी परिवार के उपलब्ध संसाधन है उसे पहुंचने से वंचित किया जा सकता है। इसलिए महिलाएं, शिशु यानी विशेषकर बच्चियां वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं। अब देखो, वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं। कहने का मतलब सीधा सही है कि जो आवश्यक संसाधन है उससे वंचित हो जाते हैं। तो वंचित होने के कारण से वो लोग अपने परिवार का
अपनी खेती बाड़ी का या अपने जो सिंचित भूमि है उस पर उपजाऊ या अपने कहते हैं ना कि खेती करते हैं, तो जो कृषि करते हैं उसके लिए पूर्ण संसाधन न मिलने के कारण से इतनी उपज प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस कारण से वो अपने आप को क्या करते हैं कि एक अलग छवि का इंसान समझ लेता है, यानी उसकी मानसिक स्थिति पर ऐसा बन जाता है कि वो व्यक्ति है उसके साथ में किसी न किसी प्रकार की जो घटनाएं हैं जिसके कारण वो असुरक्षित महसूस करता है। अब एक छोटी सी कहानी के बारे में बताएं कि किस प्रकार से जो शिव रमन की कहानी है उसमें क्या होता है, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता है। शिव रमन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा हाथों से बना करके। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिव रमन आयुर्थाथियार मोची जाति का है। वह 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। कितना? 12 महीने में केवल 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य कार्य विशेष वो समय में अन्य जो कार्य करता है वो समय में वह गांव के दूसरे छोटे मोटे काम करता है। अन्य समय में वह क्या करता है? गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी अपने जो परिवार है उसका संचालन कर रही है, उनके साथ काम भी करती है, लेकिन इन दोनों कभी कभी भी काम मिल पाता है। यानी अपने ये कह सकते हैं 12 महीने में केवल 5 या 6 महीने काम मिलता है और बाकी वो क्या निठल्ले रहते हैं, उन्हें काम मिलता नहीं है, यानी बेरोजगार रहते हैं। जिसके कारण से 6 महीना कमाई करके 6 महीना क्या है पूरे साल का पालन पोषण करना पड़ता है, पूरा साल अपना घर चलाना पड़ता है। तो उसकी पत्नी भी उसके साथ काम करती है। कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। शिवरमन करता है तो उसे क्या 25 रुपये प्रति दिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ है, वो उसका भी पालन पोषण करना पड़ता है। इन कहने का मतलब उन्हें भी हर प्रकार की बीमारी है या उनसे निजात दिलाने के लिए दवाई वगैरह देनी पड़ती है। प्रतिदिन के काम में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहिता बहन है। उसके अपने 4 बच्चे जिसकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती, क्यों? गरीब है। गरीब होने के कारण से वो विद्यालय में नहीं जा रहे। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है। अब देखो लड़कियों के लिए क्या सबसे बड़ी चीज़, विद्यालय में जाना ही वहाँ के लोगों के लिए एक विलासितापूर्ण जीवन माना जाता था। पुस्तकें या वस्तु खरीद लेते थे, ऐसा होता ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे। इसके बीच में हम देखें तो ये चीज़ों से बाहर रहते थे। इसके बस में सब कुछ बाहर था। किनके बस में? उसके जो शिव रमन है उसकी बस से बाहर था। फिर भी एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए वह कभी कभी उसकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता था कि उसकी शादी करेंगे तो पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि हमने अभी इनका पैसों की जो कह सकते हैं कि इन पर लगा दिया तो उनकी शादी कैसे करेंगे। उनकी माँ की एक जीने की कोई इच्छा नहीं है, वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि काफ़ी बीमार होने के कारण से वो काफ़ी परेशान होती थी, दुखी थी। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती थी। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहिता बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है। अब देखो अविवाहिता जो बहन है उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती, उसे क्या कहते हैं, बोझ समझते हैं कि ये घर पे क्यों रही है, उनकी शादी क्यों नहीं कर देते। लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण से उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा। यदि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना भी बहुत कठिन हो रहा था। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। अब देखो शिवरमन क्या करता है, अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है कि परिवार का एक छोटा बच्चा है
जैसे पौष्टिक भोजन, दूध आदि की मात्रा पूर्ण रूप से देंगे तो हो सकता है इनका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके। अब अंतर्राज्यीय असमानताएं, अंतर्राज्यीय असमानता के यानी हमारे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें असमानताएं क्यों है? भारत में निर्धनता का एक और बड़ा पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य विशेष है उसमें निर्धन लोगों का अनुपात समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता से सुदीर्घकालीन कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न जो स्थिति विशेष है या विभिन्न राज्य में अलग अलग है। 2011-12 में निर्धनता का अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। जहाँ भारत में निर्धनता अनुपात है ना, उससे कहीं ज़्यादा अनुपात इनमें मिलेगा। जैसे आरेख 2.3 में दर्शाता है कि बिहार, उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बनेंगे। कौन कौन से राज्य? एक तो बिहार और एक दूसरा उड़ीसा। बिहार में तो हमेशा गरीबी है और गरीबी के कारण से इनके जो प्रतिशतता है वो सबसे ऊपर है। अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता तो है लेकिन नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अब देखो तुलना करें तो केरल के अंदर, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें निर्धनता में गिरावट आई है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में परंपरागत रूप से सफल हुए। अब पंजाब और जो हरियाणा है वहाँ क्या उचित कृषि हुई है, अच्छी कृषि है। खेती करने का तरीका उनका वो अलग था, तकनीकी सिस्टम से खेती करते थे, जिसके कारण से क्या हुआ था कि उनमें निर्धनता कम हो गई, यानी गिरावट आई। अब हम यही भी कह सकते हैं कि जहाँ अच्छी तकनीकी है और सरकारी योजनाएं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ क्या होगा कि निर्धनता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। केरल ने किस पर ध्यान दिया? मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली। पश्चिम बंगाल में किस भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने की सहायता मिली। तो ये जो पंजाब और हरियाणा है वो अपनी कृषि विशेष है उस पर भी अच्छा ध्यान दिया और कृषि विशेष पर अच्छा ध्यान देने के कारण से यहाँ जो लोगों में निर्धनता थी उसको कम करने में कामयाब हुए। केरल जिसने मानव संसाधन विकास है उस पर अधिक ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों में निर्धनता से कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक, ठीक है ना, अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करने के साथ सार्वजनिक वितरण में सुधार का कारण हो सकता है। भी अनाज का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ाया और सार्वजनिक वितरण में सुधार का कारण भी सबसे बड़ा माना जाता है। अब विश्व की निर्धनता के बारे में हम पढ़ें कि विश्व के अंदर निर्धनता किस प्रकार से WHO है वो क्या परिभाषा देता है। WHO वो क्या परिभाषा देता है तो कहते हैं विकासशील देश में अत्यधिक आर्थिक निर्धनता है वो विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.25 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाला का अनुपात 1990 में 43% से गिर करके 2008 में 22% हो गया। एक व्यक्ति प्रतिदिन 1.25 से कम पर जीवन निर्वाह कर रहा है, प्रति डॉलर कितना, 1.25 से कम जीवन यापन कर रहा है, यानी $1.25 से भी कम कमाता है तो वो क्या है, इससे निर्धनता की श्रेणी में आता है। वृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ क्या है, जहाँ देखने को मिलेगा, आपको कल ही पढ़ा था ना,
भारत के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलता ना, तो वो निर्धन रेखा के क्षेत्र में आता है। लेकिन अमेरिका में जिसके पास गाड़ी नहीं है ना, 4 व्हीलर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आप निर्धन हो। क्या हो? निर्धन। अलग अलग देशों की अलग अलग सोच, अलग अलग स्थिति होती है। अब क्या है, मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता का विशेष कमी है। अब निवेश करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा कि निर्धनता है उसमें भी कमी आएगी। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता की विशेष कमी है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 85% घटकर 2008 में 14% होगी। 85 से 14% होगी। इसने बहुत आगे काम किए, बहुत आगे काम किए। 2011 में प्रतिशत 6% रह गई थी। दक्षिणी एशिया के देशों जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है में निर्धनता में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। इन सबके निर्धनता के बारे में देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए और गिरावट भी ज़्यादा नहीं हुई। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई है, जो 1981 में 61% घट करके 2008 में 36% हो गई है। अब गिरावट देखिए 1981 में और 2008 में, दोनों में देखें तुलना करोगे तो आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से भी अधिक है, अनुमान से भी अधिक है। अब ये देखिए एक डायग्राम सा दिया है। भारत में चुनिंदा राज्य में निर्धनता के अनुपात कितने कितने हैं। बिहार में 33.7 है। अब हम चलते हैं राजस्थान का, देखते हैं किसका देखते हैं, राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान में क्या है, अब देखो उड़ीसा है, असम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान में 14.7% है। कितना है? 14.7% है। तो यहाँ राजस्थान की जो निर्धनता है वो बहुत ही कम दर्शाई है, 14.7 है। और केरल के अंदर 7.1 है, 7.1 है। निर्धनता की श्रेणी में बहुत ही लोएस्ट, कह सकते हैं कि निर्धन वहाँ बहुत ही कम है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऑनलाइन क्लासेस में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।